दोस्तों नमस्कार। यूपी में बीजेपी का जहाज कहीं डूब तो नहीं रहा है। यह वही जहाज है जिसे बहुत जतन के साथ 5 बरस पहले उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया था। और उसी जहाज से 3 मंत्रियों के 3 दिन में इस्तीफे हो गए। उसी जहाज पर बैठे हुए दर्जन भर विधायकों ने साथ छोड़ दिया। तो क्या 2022 के चुनाव आते आते परिस्थितियां वाकई जहाज को डुबोने वाली हो जाएगी? वैसे इंतजार आपको कल का भी करना होगा। कल 14 जनवरी है, जब सूर्य उत्तरायण में आता है। और उत्तर प्रदेश के भीतर यह कहावत है, कोई भी शुभ काम करना हो तो जब सूर्य उत्तरायण में आ जाए तो ही करना चाहिए। तो जो 3 मंत्री नजर आ रहे हैं, ये क्या वाकई दर्जन भर मंत्रियों की शक्ल में आने वाले वक्त में नजर तो नहीं आएंगे? कई कतार में हैं अभी। और जो विधायकों की फेहरिस्त है, कहीं ये 2 दर्जन पार तो नहीं कर जाएगी? ये सवाल नहीं है। यह मौजूदा वक्त में यूपी की सियासी हवा की एक ऐसी चाल है जिसे 5 बरस पहले बनाते वक्त शायद गुजरात से आए अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने यह समझा नहीं कि उत्तर प्रदेश में सियासी ककहरा तो गांव गांव में पढ़ा जाता है। और सियासी ककहरे का मतलब एक ही होता है, सत्ता हर हाल में पास में रहनी चाहिए। अपना नेता हो, अपनी जाति हो, अपना समुदाय हो और अपना इलाका हो, तो फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चल जाएगी। लेकिन अगर ये सारी चीजें ही नहीं हो तो फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या, जो फिर दिल्ली की सत्ता पर काबिजी क्यों ना हो, वह भी नहीं चलेगी। इन परिस्थितियों में 3 मंत्रियों के इस्तीफे, 3 दिन में लगातार दर्जन भर विधायकों के इस्तीफे, और जिस तरीके से यह हवा बन रही है उसमें एक लंबी फेहरिस्त है, इससे भी कोई इनकार कर नहीं सकता है। इसके भीतर 3-4 तथ्य बहुत साफ तौर पर छुपे हैं। हर कोई जान रहा है कि बीजेपी से रूठा हुआ समाज एकजुट वोट की शक्ल में कैसे उन्हें जिता पाएगा अगर वह ओबीसी से आते हैं, माइनस यादव कहकर। जो दलित हैं उनके भीतर भी एक सवाल है, वो कैसे बीजेपी के साथ खड़े हो सकते हैं, जबकि दलित उत्पीड़न की गाथा बीते 5 बरस में कैसे किस रूप में लिखी गई, यह छुपी हुई नहीं है। और इन सब के साथ एक मुश्त वोट जहां पर होगा, उसके साथ अगर यह लोग यानी इस्तीफा देने वाले लोग अपनी अपनी सीट निर्धारित करके अगर मिलते चले जाएंगे तो जीत पक्की है, क्योंकि दूसरी तरफ एमवाई है, मुस्लिम और यादव का गठबंधन है, जो एक मुश्त इतनी बड़ी तादाद में 26% से ज्यादा वोट आपके पक्ष में लाकर अगर खड़ा कर देता है तो फिर जीत नामुमकिन नहीं है। बहुत हद तक अनुकूल परिस्थितियां हैं और बीजेपी के साथ रहने पर यह मुश्किल स्थिति है। यह तो चुनाव के भीतर का घटा जोड़ है, लेकिन जब हवा बहती है तो उसके भीतर का संकट उन पार्टियों के लिए होता है जो इससे पहले पैबंद लगाकर अपने जहाज को खड़ा कर चुके हैं और उस जहाज को ही आखिरी जहाज मान चुके हैं। तो पहले जरा इस फेहरिस्त को समझना शुरू कीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी तीनों कैबिनेट मंत्री हैं। इन 3 कैबिनेट मंत्री का मतलब यह है कि कुल 24 कैबिनेट मंत्रियों में से 3 का इस्तीफा हो गया। इंतजार कीजिए, आने वाले वक्त में यह फेहरिस्त और बढ़ेगी। जो शायद कृषि मंत्रालय संभालते हों, जो शायद कोऑपरेटिव मंत्रालय संभालते हों, जो शायद बैकवर्ड क्लास वेलफेयर के मंत्री हों। दर्जन भर मंत्रियों की फेहरिस्त अलग अलग जगहों पर है। कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज संभाले हुए हैं, कुछ अपने तौर पर राज्य मंत्री हैं। लेकिन इन सब के साथ जुड़ाव सिर्फ इतना भर है कि ये जिस मंत्रालय को संभाले हुए हैं, उस मंत्रालय से जुड़े हुए तबके के भीतर ही समाज में आक्रोश यूपी के भीतर है कि कोई काम नहीं हुआ। तो लंबे चौड़े विज्ञापनों को छोड़िए इन 3 मंत्रियों के नाम, उसके बाद ध्यान दीजिए शिकोहावाद के मुकेश वर्मा, विधुनी जो कि औरैया में आता है विनय शाक्य, तिलहर जो कि शाहजहांपुर में आता है रोशन लाल वर्मा, बिल्हौर के भगवती प्रसाद, बिंदवारी के ब्रजेश प्रजापति, राधा कृष्ण शर्मा बलसी बदायूं से आते हैं, सीतापुर के राकेश राठौड़ हैं, नानपारा जो बहरेच में आती है माधुरी वर्मा है, संत भी कबीर नगर से जय चौबे भी आते हैं। इसके अलावे भी बाला प्रसाद अवस्थी है, अवतार सिंह भड़ाना है जो कि आरएलडी में चले गए। यह एक लंबी फहरिस्त है जो छोड़ चुकी है। अब यहां पर सवाल है, क्या चुनाव के वक्त ऐसी स्थिति बनती है बीजेपी को घबराना नहीं चाहिए और समाजवादी पार्टी को खुश होना नहीं चाहिए? यह हो सकता है। पहले राउंड में आपके जहन में यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि जब आप फेहरिस्त देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2017 में जो 312 विधायक
बीजेपी के चुने गए उसमें से 54 विधायक वो हैं जो 2016-17 के बीच दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से निकलकर बीजेपी के साथ आ गए थे। यानी बीजेपी ने भी यही कमाल किया, 54 एमएलए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से आए हुए मौजूदा वक्त में बीजेपी के साथ हैं, तो क्या सभी फुर्र हो जाएंगे? क्योंकि 67 लोगों को बीजेपी ने 2017 में टिकट दिए थे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से निकल कर आए थे, जीते 54। अच्छा रेशियो है। अगला सवाल यह है कि अगर इन परिस्थितियों को देखिए तो 314 एमएलए इस वक्त जो यूपी की विधानसभा के भीतर हैं बिल्कुल नए हैं, पहली बार है। इसका लगभग 80-85% हिस्सा बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है और बीजेपी यह मानकर चलती है कि 5 साल तक जिसको सत्ता अपने दे दी उसके खिलाफ जनता की हवा बनेगी ही, और जनता की जब हवा बनेगी तो वोट उसे मिलेगा नहीं, और वोट नहीं मिलेगा तो उसको हम टिकट क्यों दें। अंदरूनी तौर पर यह लकीर मोटी होती चली जा रही थी और दिल्ली में जैसे ही योगी आदित्यनाथ पहुंचे, कौन किसको टिकट दिया जाएगा इस पे मोहर लगाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे जो डिप्टी सीएम, एक दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश जी हैं वह भी पहुंचे, और दिल्ली में बैठे हुए थे तमाम लोग। वहां पर यह हवा और मजबूत हो गई कि दरअसल टिकट तो काटा जाएगा। लेकिन सवाल टिकट काटने और दूसरी जगह शिफ्ट होने के अलावे पहली बार यूपी के चुनाव में वह समाज के भीतर की लहर एकजुट हो रही है जो इससे पहले राजनीतिक समीकरणों के मद्देनजर कभी एकजुट होती नहीं थी। मसलन अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखिए तो वहां पर बीएसपी को ज्यादा वोट मिलते रहे समाजवादी पार्टी की तुलना में मुसलमानों को वोट समाजवादी पार्टी को वहां पर नहीं मिला, यह भी एक फैक्ट है। दूसरा हिस्सा है क्या इस दौर में कैसी परिस्थिति बन गई जहां पर आरएलडी साथ आ गई, जहां पे कांग्रेस के इमरान मसूद तक साथ आ गए, जहां पर पार्टी जो है वह भी साथ आते चले जा रहे हैं, और एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन पुराने और अतीत की परिस्थितियों को भी बदल डालेगी। आप कह सकते हैं हां ऐसा होगा, लेकिन यहां पर आपको बीएसपी को अंडरमाइन नहीं करना होगा। बीएसपी के साथ वहां पर हर मुसलमान जुड़ा है, जहां पर बीएसपी का दलित वोट और मुसलमान का वोट उसे जिता देता है। लेकिन फिर वही सवाल बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। मुसलमानों के भीतर बड़ी क्लियर धारणा है जहां जो कैंडिडेट बीजेपी को हरा पाए उसके साथ खड़े होना है। एक मुश्त वोट बीएसपी का ही रहता है जो सबसे बड़ी तादाद में है, जो लगभग 17% वोट है। तो क्या मुसलमान और बीएसपी, मुसलमान और यादव एमवाई वोट, इसमें सबसे बड़ा सवाल था कि 2017 में जो जहाज बनाया जा रहा था यूपी के भीतर में और उसमें जो ओबीसी के पैबंद लगाए जा रहे थे बीजेपी के नेताओं के जरिए, कुछ गरीबी के नाम पर, कुछ पिछड़ेपन के जरिए, कुछ अति दलित के नाम पर, कुछ अति दलित पिछड़ों के नाम पर, यह सारा खेल हुआ है 2017 में बीजेपी ने अपना जहाज जो बनाया है। लेकिन उसमें ताकत और विचार उसी आरएसएस का रहा, उसी बीजेपी का रहा, उसी ऊंची मानसिकता का रहा जिसके लिए ओबीसी दरकिनार किया जाना जरूरी था। उसे जीत के लिए हथकंडा बनाया गया, जीत के लिए अपने साथ खड़ा किया गया। तो क्या इस इलेक्शन में पहली बार एक ऐसी धारा उत्तर प्रदेश में बहने वाली है जिसमें समीकरण जातियों को नहीं तोड़ रहे हैं बल्कि समीकरण सांप्रदायिक और कम्युनल लाइन को भी तोड़ने की दिशा में बढ़ चुके हैं, और उससे सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए मंडल की दिशा में बीजेपी इस बार बहुत तेजी से बढ़ना चाह रही थी, लेकिन उस पर ब्रेक उस धारा ने लगा दी जिस धारा के भीतर यह सवाल था, जो ओबीसी से जुड़े थे, जो अति पिछड़ों से जुड़े थे, उनके भीतर यह सवाल था कि क्या बीजेपी के साथ रहकर चुनाव जीत भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। यह सवाल धीरे धीरे बड़ा होते चला जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं जो फहरिस्त है उसमें नया फार्मूला यही है, बीजेपी के उलट का फार्मूला है। बीजेपी कहती थी कि एंटी इनकम्बेंसी जिन विधायकों और जिन मंत्रियों के साथ जुड़ा है उसके टिकट काट दीजिए। इन मंत्रियों और विधायकों ने कहा आप हमको एंटी इनकम्बेंसी में रखते हैं तो देखिए हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में चले जाते हैं उस वोट बैंक के साथ जिसके साथ इससे पहले कभी गए नहीं थे, लेकिन अब चले जाते हैं क्योंकि हमें भी चुनाव जीतना है और हमारे समुदाय की हिस्सेदारी और भागीदारी बीजेपी में नहीं मिली, इसको लेकर खुला आक्रोश व्यक्त करना है। इसीलिए ध्यान दीजिए जो इस्तीफा निकल कर आया, स्वामी प्रसाद मौर्य का हो, दारा सिंह चौहान का हो और अब अवतार सिंह भडाना को, इन तीनों ने अपने
इस्तीफे में जिन बातों का जिक्र किया है उसमें किस समुदाय का जिक्र किया है? दलितों का, पिछड़ों का, किसानों का, बेरोजगारों का, नौजवान और छोटे लघु मध्यम श्रेणी के व्यापारियों का। दारा सिंह चौहान ने उसमें कुछ बातें और जोड़ दी। उन्होंने पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, इन सब के प्रति यानी घोर उपेक्षात्मक रवैया बीजेपी ने अपनाया है। इन्हीं बातों का जिक्र तीनों नेताओं ने किया, तीनों मंत्रियों ने किया। तो अगर इस वोट बैंक को समझें, जिनके दायरे में पिछड़े आते हैं, वंचित आते हैं, दलित आते हैं, किसान आते हैं, बेरोजगार नौजवान आते हैं, तो बीजेपी की हथेली तो खाली। तो बीजेपी का जो जहाज 2017 में जोड़ तोड़ करके बनाया गया था वह तो ढह जाएगा या डूब जाएगा। क्या ऐसी परिस्थिति बन चुकी है? ये सवाल अब इसलिए नहीं छुप पा रहा है क्योंकि बीजेपी ने अपने तौर पर हर वो हथकंडा सत्ता में आने के लिए अपनाया है जो इससे पहले दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं अपनाती थी या बचती थी, और बीजेपी खुद भी बचती रही है। वो साफ बहुत था कि हर एमएलए एमपी को जो चुनाव आपकी पार्टी में आकर जीत सकता है, जिता सकता है, उसको अपने साथ ले आइए। बीजेपी ने यही काम किया। हर जीत वाला दूसरी पार्टी का उम्मीदवार आपके पार्टी में आते ही उसको टिकट दिया जाएगा। हर भ्रष्ट अपराधी चुनाव जीत सकता है, वह भी आपकी पार्टी में आकर भ्रष्ट और अपराधी के दाग से मुक्त हो सकता है और सत्ता का लाभ उठा सकता है। जहां जीत मिले वहां पर धनबल का इस्तेमाल कीजिए, और बाहुबल का मतलब नई ट्रेजेडी के साथ इस बाहुबल में अपराधी तत्व नहीं था, ईडी था, आईटी था, सीबीआई थी। ये धनबल, बाहुबल और एक नई जो परिस्थिति में बीजेपी बढ़ गई जिसको लेकर जहाज यूपी में बनाया गया, तो क्या ये बीजेपी का जो ओरिजिनल बीजेपी रही है उसके सर्वनाश की दिशा में बढ़ता हुआ ये जहाज था जिसकी उम्र 2022 में पूरी हो रही है और 2024 सामने खड़ा होगा। तो क्या आरएसएस अब जागृत हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश के भीतर आरएसएस के 5-5 सदस्य अब घर घर जाकर संपर्क साध रहे हैं और उनके सामने वो पूरी की पूरी लिस्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि इस कैंडिडेट, इस जाति, इस धर्म, इस समुदाय, इसकी यह मुश्किल, इन सबको कैसे आपको लेकर आना है? यकीनन यह हो रहा है और इसकी शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि यह जहाज अगर उखड़ गया, जिस जहाज को बहुत जोड़ तोड़ के साथ गवर्नेंस के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, मोदी के चेहरे के नाम पर, अमित शाह के चाणक्य बुद्धि के नाम पर, यह सारी चीजें जो रखी गई इस दौर में, तो क्या 2022 तक, 2017 से 2022 तक के सफर में आपके पास सत्ता भर थी? इसीलिए सब एकजुट थे और अब लग रहा है कि सत्ता निकल जाएगी, तो वह तमाम लोग निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है सत्ता तो निकल रही है। क्योंकि जब इन चीज़ों का हम नाम आपके सामने ले रहे थे तो एक चीज़ और समझिए कि इस देश के भीतर में लगभग 465 एमएलएज और एमपीज 2016 के बाद से इस देश में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल होते चले गए। इस लगभग जो लिस्ट, जो फहरिस्त बता रही है, जो 516 लोगों की जो लिस्ट आती है, उसमें से बीजेपी के हिस्से में जो आए हैं वो तकरीबन 200 लोग आए हैं। 200 एमएलए और एमपीज बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कोई मायने नहीं रखती है। इस 200 में से 200 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से निकल कर आए, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है, जिसके लगभग 182 एमएलए, एमपी, राज्यसभा, लोकसभा और विधायक यह छोड़कर निकले पार्टी को। लेकिन बीजेपी की तरफ से सिर्फ 28 निकले। अगर इस पूरे को आप हिला मिला दीजिएगा तो एक मैसेज बड़ा साफ है, बीजेपी के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई दागदार शख्स, किसी भी विचारधारा का शख्स कोई मायने नहीं रखता है, सिवाय इसके वह चुनाव जीत सकता है तो बीजेपी के साथ आकर खड़ा हो जाए। अगर ये सारी परिस्थिति है तो उसके बाद आपको सत्ता की मलाई मिलेगी, पैसा मिलेगा, अपराध के तंत्र आपके ऊपर से गायब हो जाएंगे। अगर ये सारी चीजें रही है तो फिर इस वक्त वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें डर नहीं है, खौफ नहीं है? जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य की फाइल खुल गई, उनको वारंट अरेस्ट का नोटिस चला गया, आप पेश होइए नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आपकी यह कार्रवाई खोली जा रही है जिसमें आपने हिंदू धर्म को लेकर और देवी देवताओं को लेकर कुछ अपशब्द किए थे। अगर उस फहरिस्त में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट और विधायकों को ही देखने लगिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी, 62% एमएलएज और मंत्री तो इसी दायरे में आ जाते हैं। तो क्या सबकी फाइल खुलेगी? नहीं खुलेगी।
इसका मतलब है अब इसका डर भी नहीं रहा कि आप फाइल खोलें या कुछ खोलें, क्योंकि यूपी की सियासी हवा एक ही बात पर ध्यान देती है, सत्ता के साथ खड़े रहना है, अपने समुदाय को उसी दिशा में ले जाना है और वोट उन्हीं के साथ एकमुश्त करना है। तो क्या बीजेपी का जहाज एक बड़े सुराग के साथ अब धीरे धीरे तैर रहा है और 10 मार्च तक स्थिति डूबने वाली ना हो जाए? अगर ये सारे सवाल हैं तो हमको लगता है इसमें एक चीज अब और परखने की जरूरत है, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम इन फहरिस्त का नाम ले रहे हैं तो उसमें अगर आप सीट वाइज देखिए तो एमवाय समीकरण क्या वाकई इस दौर में इतना मजबूत हो चला है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लगने लगा कि पंडरौना से चुनाव लड़ेंगे तो वहां तो 19% ब्राह्मण बीजेपी से ही नाराज है, तो वह तो हमें वोट ही नहीं देगा, और यूं भी हम तो ओबीसी के दायरे में आते हैं तो हमारे साथ वो खड़ा नहीं होगा। तो फिर क्यों इनके साथ रहें? क्योंकि दूसरी तरफ जो यादव और मुस्लिम और जो अन्य जातियां हैं वो 27% है। अगर समाजवादी पार्टी में चले जाते हो तो सब हमारे साथ आ जाएगा। और इसके अलावे हमारा खुद का प्रभाव भी तो 36% पर है, जो शेड्यूल कास्ट से जुड़े हुए हैं, जो ओबीसी से जुड़े हुए हैं, माइनस यादव थे, वह भी तो हमारे साथ है। तो ध्यान दीजिए कि जो नेता खिसक रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वह नेता सिर्फ एक पद लेकर नहीं खिसक रहे हैं, एक सीट लेकर नहीं खिसक रहे हैं, बल्कि एक नए परसेप्शन को डेवलप कर रहे हैं कि जो ओबीसी अभी तक माइनस यादव ओबीसी था, अब ओबीसी को एक साथ मिलाइए। और ध्यान दीजिए तो हर इस्तीफे के बाद अगर अखिलेश यादव ये ट्वीट करते हैं स्वागत है आपका, तो वह अपने तौर पर मैसेज देना चाहते हैं कि यादवों की दबंगई वाली समाजवादी पार्टी ये नहीं है, मुलायम सिंह यादव के दौर की समाजवादी पार्टी ये नहीं है। ओबीसी के भीतर ओबीसी में यादवों को एक तरफ कर दिया गया, बाकी अन्य को अलग कर दिया गया, अब इसको मिलाने की जरूरत है। और जो दलित समाज है उसमें भी जाटव और दलित को अलग करके जो बीजेपी ने हिस्सेदारी की और जो बांटने की परिस्थितियां डेवलप की, उसको भी मिलाया जाए। तो इस फहरिस्त में ही जब आप कैबिनेट मिनिस्ट्री देखते हैं तो उसमें लगभग 64 मंत्री हैं। इन 64 मंत्रियों में से हो सकता है लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के इस्तीफे आपको नजर आ जाएं। जो 312 विधायक हैं, इसमें से आपको 2 दर्जन से ज्यादा विधायक आपको कल के बाद से नजर आ जाएंगे। सूर्य उत्तरायण में होगा, शुभ काम तभी किया जाता है। इसी तरीके से दारा सिंह चौहान को भी अगर आप देखिए, जो कि माना जा रहा है कि घोसी से लड़ना चाहते हैं, घोसी जो कि मुख्तार अंसारी की सीट रही है, लेकिन सपा जो है इस बार दबंगई की राजनीति से या उस लकीर को छोड़ना चाह रही है या परसेप्शन डेवलप करना चाह रही है, तो घोसी सीट पर जाहिर है वो उनके साथ नहीं रहेगी। तो दारा सिंह चौहान जान रहे हैं कि वहां पर राजभर है, मुस्लिम है, यादव है, ये वोट अगर हमारे साथ आ गया हमारी जीत पक्की, हमारी जीत पक्की तो हमारा समुदाय हमारे साथ चलेगा। मैसेजेस बड़े क्लियर हैं। हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि हम जीते, हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमारे समाज का भला नहीं हुआ, हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जिनके साथ हम हैं उनके साथ हमें हार मिलनी है और वो पार्टी ने कोई भला हमारे समुदाय समाज का नहीं किया। क्या ये जहाज डुबाने के लिए काफी नहीं है? उत्तर प्रदेश के भीतर का ये जहाज अगर डूब रहा है तो इसके भीतर के अब उस अनूठे रूप को समझिए जिसकी शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए क्यों हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो अपनी पहचान है वो दरअसल ऐसा नहीं है कि उसको आप उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में बांट दें। आगरा से लेकर गोरखपुर, आप ध्यान दीजिए, जो कोयरी समाज है उसका विस्तार हुआ है, चाहे वो कुशवाहा के तौर पर देखिए, शाक्य के तौर पर देखिए, मौर्य के तौर पर देखिए, कोली के तौर पर देखिए। यानी गैर यादव ओबीसी को सक्षमता के साथ अगुवाई करता हुआ चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य का रहा है, केशव मौर्य का नहीं रहा है, जो डिप्टी सीएम है, जो योगी आदित्यनाथ के उसमें है। अब यहां पर यह था कि इससे पहले वो कड़ी टक्कर देते थे और बीजेपी को लाभ मिल जाता था। इस वक्त अगर सब शिफ्ट हो गया, आगरा में, जौनपुर में, गाजीपुर में, बलिया में, मऊ में, कुशीनगर में, गोरखपुर में, महाराजगंज में, यानी ये पूरी की पूरी आबादी जब शिफ्ट होगी तो फिर बीजेपी का जहाज कैसे बचेगा, ये बताइए। और अगर ये जहाज डूब रहा है तो ऐसे में अगला सवाल ये है कि क्या वाकई एक ऐसी परिस्थिति आ रही है जहां उत्तर प्रदेश दोबारा से उस मंडल की राजनीति में लौट रहा है जहां पर मायावती एक तरफ, उस वक्त काशीराम और मुलायम थे, अब मायावती और अखिलेश यादव हैं। ये एक नई समझ है, क्योंकि जो मुजफ्फरनगर दंगों की छांव तले 2017 के जो चुनाव हुए, इस दौर में उस छांव को अयोध्या तले और काशी तले ले जाने और मथुरा तले लाने की कोशिश हो जरूर रही है। लेकिन अगर हिंदू वोट
जो कि जातियों के नाम पर जातियों के साथ जुड़कर अपनी जीत और अपने समुदाय को आश्रय और भरोसा देने की स्थिति में आ गया है, तो फिर बीजेपी क्या करेगी? जाहिर है ये सांप्रदायिक लाइन फिर चलेगी नहीं, इसमें लोग बटेंगे नहीं, क्योंकि भरोसा जीत का चाहिए होता है और जीत के भरोसे के साथ जो डर और खौफ दिखाया जाता है, वो डर और खौफ चुनावी हार से ज़्यादा कहीं नहीं होता है। किसी भी नेता और किसी भी समुदाय के लिए अगर उसका अपना व्यक्ति सत्ता में नहीं है तो फिर सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं होता है, सवाल ये होता है कि फिर हम किसके पास जाएंगे। यही मुश्किल की परिस्थिति आज मुसलमानों के सामने है। उनकी अपनी नुमाइंदगी करता हुआ कोई आपको विधानसभा में नजर नहीं आ रहा है। वो समझ पा रहे हैं कि दरअसल उनकी क्षमता एकजुट होकर मजबूत जरूर है, लेकिन एकजुट होकर वो किसे जिता दे, तो कहीं ना कहीं उनको भी साथ चाहिए उस ओबीसी का और उस दलित का जो अपने तौर पर अब एक सामूहिकता के साथ लाकर खड़ा कर दे। और ध्यान दीजिए 2017 में किए गए जहाज का सबसे बड़ा हिस्सा जो टूट रहा है 2022 में आकर, वो यही है। वह उस खौफ को खत्म कर दे रहा है कि आप मुसलमानों के साथ मत खड़े होइए। मुसलमानों के भीतर के उस संचय की स्थिति को खत्म कर रहा है कि आप कहां यादवों के साथ जाकर खड़े हो रहे हैं उनकी दबंगई को लेकर। यह एक नई परिस्थिति इस दौर में विकसित हुई है, क्योंकि जो जहाज बनाया गया 2017 का, उस जहाज पर जो सवार तत्व थे, उन सवार लोगों के हाथों में जो कमान थी वह दिल्ली से चलाए जा रहे हाथों से थी, यानी दिल्ली से भेजे गए। उसमें एक लंबी फहरिस्त आप ले सकते हैं। उसमें आपके जहन में श्रीकांत का नाम आ सकता है जो मंत्री भी हैं। अगर 2017 से पहले जाइएगा तो वो अमित शाह जी के साथ काम किया करते थे, पार्टी देख रहे तो उनको यूपी भेजा गया। उसके अलावे दूसरा सिद्धार्थ नाथ सिंह का नाम आता है, वो अभी दिल्ली में मान लीजिए काम कर रहे थे, वो अभी यूपी भेजे गए। इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त, और इस लंबी फहरिस्त को खींचते खींचते आखिर में आपके जहन में आएगा, अच्छा तब तो योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में बहुत खुश होंगे कि योगी आदित्यनाथ कहेंगे अच्छा मेरा ही चेहरा है और आप ही के द्वारा बनाया गया जहाज में से लोग अब फोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, जिसको आप आश्रय देते रहे। मौर्य को कौन लेकर आया? अमित शाह लेकर आए। दारा सिंह चौहान को किसने अहमियत दी उस समय? उसके बाद भी किसने अहमियत दी? अमित शाह ने दी। हमने तो अहमियत नहीं दी। तो ये एक नई परिस्थिति बीजेपी के भीतर भी डेवलप हो रही है, जो तीन बातों को बहुत खुले तौर पर इंगित करने से अब कतरा नहीं रही है। पहला, 2017 का जहाज अगर ठहर रहा है तो ये सवाल सिर्फ यूपी का नहीं है, ये बीजेपी का सवाल है, क्योंकि बीजेपी की समूची राजनीति जो पारंपरिक राजनीति थी उसे नए सिरे से यूपी के लिए 2017 में बनाया गया था, जो ध्वस्त हो रहा है। दूसरी बात, क्या अगर यूपी के भीतर बीजेपी का यह जहाज ध्वस्त हो रहा है तो 2024 में भी इसका असर रहेगा? और क्या वाकई सिर्फ एक चेहरा जो नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उस चेहरे के आसरे अगर यूपी में डूबता हुआ जहाज हर किसी ने देख लिया तो 2024 में आप कौन सा नया जहाज बनाएंगे? और तीसरा सवाल आरएसएस से जुड़ा हुआ है। आरएसएस और बीजेपी और इन सब में योगी का छौंक जो हिंदू महासभा से निकल कर आए थे, अगर वही अयोध्या शिफ्ट हो जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, अयोध्या शिफ्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है कि दोबारा 1990 की परिस्थितियों की राजनीति को जिंदा करने की दिशा में आरएसएस को भी लौटना होगा, बीजेपी को भी लौटना होगा, और उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन इस दौर में जनता समझदार भी हो गई है, यह भी समझना पड़ेगा। जो यूपी के परिणाम 10 मार्च को आएंगे तो नज़र भी बहुत साफ तौर पर आ जाएगा। फिर भी आखिरी सवाल यही है कि योगी ध्वस्त हो ये दिल्ली चाहती रही, मोदी की नहीं चले यह लखनऊ चाहता रहा। इन सब के बीच ओबीसी के भीतर का एकजुटता जो पहली बार माइनस यादव नहीं यादव प्लस खोज रहा है, और दलितों के भीतर का सवाल और संदेश जो माइनस जाटव नहीं सबको साथ खींच रहा है, दोबारा से मंडल कमंडल की एक नई राजनीति का उद्घोष बहुत हल्के से हो रहा है। इसका मतलब है समाज में कट्टरता और नफरत बढ़ने वाली है। इसका मतलब है कि जो लोग सचेत नहीं हैं और ज़मीनी मुद्दों को अभी भी अनदेखा करके भावनाओं के साथ बहना चाहते हैं, वो सचेत हो जाए। स्थितियां बीजेपी यूं छोड़ेगी नहीं, और पता है उसे यूपी गंवाने का मतलब होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।